आज के हमारे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम 16 दिसंबर के कुछ बहुत महत्वपूर्ण खबरों पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और आज के विषय काफी दिलचस्प हैं। एक तरफ हिंद महासागर की भू राजनीति है, तो दूसरी तरफ मीथेन उत्सर्जन जैसी पर्यावरणीय चुनौतियां। हाँ, और साथ ही हम लोक अदालत, नए रामसर स्थल और रोजगार से जुड़ी कुछ अहम रिपोर्ट्स पर भी नजर डालेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि इन सभी विषयों को यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नजरिए से समझें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंद महासागर से। भारत हमेशा से कहता आया है कि वो हिंद महासागर को किसी जंग के मैदान की तरह नहीं देखता। हाँ, बल्कि एक साझा समुद्री इलाके के तौर पर। बिल्कुल, एक विजन है हिंद महासागर से विश्व के लिए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि हिंद महासागर एक सहयोग का क्षेत्र होना चाहिए, जहां सभी देशों के हितों का ध्यान रखा जाए और यहाँ की जो शांति और समृद्धि है उसका फायदा अंततः पूरी दुनिया को मिले। लेकिन ये एक आदर्श स्थिति है। चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही हैं। किस तरह की चुनौतियां? सबसे बड़ी चुनौती तो है जलवायु परिवर्तन। समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, अम्लीकरण यानी एसिडिफिकेशन हो रहा है, जल स्तर भी बढ़ रहा है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक बहुत जरूरी पॉइंट है। और इसका असर तो सीधा पारितंत्र पर पड़ता होगा। बिल्कुल। दूसरी चुनौती वही है, पारिस्थितिक क्षरण। अवैध और अनियमित मछली पकड़ना, जिसे IUU फिशिंग कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। अच्छा, और इन सब का सामाजिक आर्थिक असर क्या होता है? असर बहुत गहरा होता है। जब तूफान मोहरेमी यानी स्टॉर्म सर्ज बढ़ते हैं या प्रवाल भित्तियां मतलब कोरल रीफ्स खत्म होने लगती हैं, तो लाखों लोगों की आजीविका सीधे तौर पर खतरे में आ जाती है। ये चुनौतियां तो वाकई बहुत गंभीर हैं। तो इनसे निपटने के लिए भारत की ब्लू ओशन रणनीति क्या कहती है? इसके लिए एक 4 स्तंभों वाली रणनीति है। पहला है सहकारी प्रबंधन। सहकारी प्रबंधन? हाँ, यानी मिलकर काम करना। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है महासागर सिद्धांत, मतलब म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। ये यूपीएससी मेंस के लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। और दूसरा स्तंभ? दूसरा है जलवायु समुत्थानशीलता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस। इसमें हमें अपनी पूर्व चेतावनी प्रणालियों को और मजबूत करना होगा। महासागर पर्यवेक्षण नेटवर्क्स पर ध्यान देना होगा। ठीक है। और तीसरा है समावेशी विकास, जैसे हरित पोत परिवहन यानी ग्रीन शिपिंग या फिर अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा। हाँ, इन क्षेत्रों को बढ़ावा देना। और इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बिल्कुल सही सवाल। चौथा स्तंभ वही है, वित्तीय पहलुओं का लाभ उठाना। इसके लिए ब्लू इकोनॉमी एंड फाइनेंस फोरम 2025 और वन ओशन पार्टनरशिप जैसी पहलें हैं। वन ओशन पार्टनरशिप ये COP30 में शुरू हुई थी, है ना? हाँ बिल्कुल। और इसका लक्ष्य है 2030 तक $20 बिलियन जुटाना। ये तथ्य भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। आंकड़े तो पूरी कहानी ही बयां कर देते हैं। सोचिए, भारत का 95% व्यापार मात्रा के हिसाब से और 80% कच्चे तेल का आयात हिंद महासागर से ही होता है। हमारे पास 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ है। और तो और हमें मध्य हिंद महासागर में मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल जैसे खनिजों के खनन का विशेष अधिकार भी मिला हुआ है। चलिए अब महासागर से निकलकर एक और महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे पर आते हैं, मीथेन उत्सर्जन। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक है। ये कितना गंभीर मुद्दा है? ये एक बहुत ही गंभीर और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला मुद्दा है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा। हाँ, अगर हम 20 साल के अवधि में देखें तो इसकी गर्मी सोखने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से 84 गुना ज्यादा है। 84 गुना? जी। इसीलिए इसे एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक या SLCP कहते हैं। इसका वायुमंडलीय जीवन काल लगभग 12 साल का होता है। ये तथ्य यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत में इसके उत्सर्जन के मुख्य स्रोत कौन-कौन से हैं? 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला, कृषि क्षेत्र। इसमें जुगाली करने वाले पशुओं में आंत्रकिन्वन और धान की खेती शामिल है। ठीक है। दूसरा है ऊर्जा क्षेत्र, मतलब जीवाश्म ईंधन और कोयला खदानें। और तीसरा है अपशिष्ट यानी वेस्ट, जो हमारे कुल मीथेन उत्सर्जन का लगभग 15% है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों में सुधार लाना तो जटिल है,
लेकिन अपशिष्ट प्रबंधन से शायद जल्दी नतीजे मिल सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अपशिष्ट प्रबंधन एक ऐसा क्षेत्र है जहां तुरंत कटौती संभव है। तो अपशिष्ट मुक्त शहर बनाने के लक्ष्य के साथ मीथेन उत्सर्जन कम करने के क्या उपाय हैं? इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। पहला तो है उपग्रहों से सटीक निगरानी। अच्छा। हाँ, 2023 में इसरो के एक अध्ययन ने सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके पिराना, देवनार और गाजीपुर जैसे बड़े मीथेन हॉटस्पॉट की पहचान की थी। मतलब हमें पता है कि समस्या कहाँ है। बिल्कुल। दूसरा और सबसे जरूरी कदम है स्रोत पर ही कचरे को अलग करना, गीला, सूखा और खतरनाक कचरा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस पर जोर दिया जा रहा है। और इस अलग किए हुए गीले कचरे का क्या होता है? यहीं पर गोबर्धन योजना काम आती है। इस योजना के तहत गीले कचरे से मीथेन को कैप्चर करके बायोगैस और बायो सीएनजी संयंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और चौथा कदम? चौथा है वैज्ञानिक लैंडफिल प्रबंधन, मतलब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत खुले डंपिंग साइट्स की जगह इंजीनियर्ड लैंडफिल बनाना, जिनमें गैस को इकट्ठा करने का सिस्टम हो। चलिए अब न्याय प्रणाली से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर आते हैं। हाल ही में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत ने 2.59 करोड़ विवादों का समाधान किया। ये लोक अदालत आखिर है क्या? लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान, मतलब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या एडीआर तंत्र है। एडीआर, ओके। हाँ, इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। ये अधिनियम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य है लंबित मामलों को कम करना और तुरंत न्याय देना। इसकी संरचना कैसी होती है और इसके फैसले कितने मजबूत होते हैं? देखिए, इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा आयोजित करता है, जिसके मुख्य संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और इसके फैसले की प्रकृति, इस बिंदु को ध्यान से सुनिए, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। जी। इसका फैसला अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। यह एक दीवानी न्यायालय के डिक्री के बराबर है और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। कोई अपील नहीं? जी, कोई अपील नहीं। और ये किस तरह के मामले सुन सकती हैं? दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामले, लेकिन गैर शमनिया अपराध मतलब नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और तलाक के मामले इसके दायरे से बाहर हैं। ये लोक अदालतें कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार की हैं। एक तो राष्ट्रीय लोक अदालत, जो पूरे देश में एक ही दिन लगती है। ठीक है। दूसरी स्थायी लोक अदालत, ये सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े 1 करोड़ रुपए तक के मामले देखती है। फिर ई लोक अदालत है, जो वर्चुअल होती है, और मोबाइल लोक अदालत, जो दूर दराज के इलाकों तक न्याय पहुंचाती है। चलिए, न्याय व्यवस्था से अब वापस पर्यावरण की ओर चलते हैं। भारत में रामसर स्थलों की सूची में 2 नए नाम जुड़े हैं। अब कुल संख्या 96 हो गई है। जी हाँ, ये 2 नए स्थल हैं। एक तो राजस्थान की सिलीसेड झील, जो अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में है। अच्छा, यहाँ क्या खास है? यहाँ भारतीय पेंगोलिन और मगरमच्छ पाए जाते हैं। और दूसरा नया स्थल है छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय, जो बिलासपुर जिले में है। और यहाँ बार हेडेड गूज और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियां मिलती हैं। और रामसर कन्वेंशन, जो 1971 का है, वो तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है। अब कुछ और जरूरी सुर्खियों पर तेजी से नजर डालते हैं। सबसे पहले एनसीईआर की रोजगार रिपोर्ट। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो रोजगार वृद्धि हुई है, वो मुख्य रूप से स्वरोजगार के कारण हुई है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हाँ, और रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये उद्यमशीलता के बजाय आर्थिक जरूरत से प्रेरित है, मतलब लोग मजबूरी में अपना काम शुरू कर रहे हैं। रिपोर्ट ने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार की सिफारिश की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुपरनोवा स्टेंट क्या है? ये एम्स दिल्ली द्वारा टेस्ट किया गया एक बहुत ही उन्नत स्ट्रोक उपचार उपकरण है। ये मस्तिष्क की धमनी से खून के थक्के को भौतिक रूप से हटाता है। हाल ही में जेमिनिड उल्का बौछार भी देखी गई। एक आम कंफ्यूजन हमेशा रहता है, उल्का, उल्काब और उल्का पिंड में क्या अंतर है? इसे आसानी से समझते हैं। उल्काब यानी मीटियोरॉइड अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक चट्टानी पिंड है। ठीक है। जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में घुसकर जलने लगता है तो उसे उल्का यानी मीटियोर या टूटता तारा कहते हैं। और अगर कोई टुकड़ा जमीन तक पहुंच जाए तो उस टुकड़े को, जो जलने से बचकर धरती से टकराता है, उसे उल्कापिंड यानी मीटियोराइट कहते हैं। बहुत बढ़िया। और कुछ अन्य सुर्खियां? हाँ, कुछ और भी हैं। एक है ऑपरेशन थंडर 2025। ये इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन का वन्य जीवों की अवैध तस्करी के खिलाफ एक वैश्विक अभियान है।
उपराष्ट्रपति जी ने सम्राट पेरुम्बिदुगु मुत्तरैयर द्वितीय के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया है। ये 8वीं शताब्दी के शासक थे। एक और खबर है CCMRV प्रणाली के बारे में, ये क्या है? ये तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई एक समुदाय आधारित निगरानी प्रणाली है जो जलवायु कार्रवाई के लिए डेटा इकट्ठा करती है, खासकर मैंग्रोव जैसे ब्लू कार्बन संसाधनों पर। और महाराष्ट्र पुलिस ने भी कुछ लॉन्च किया है? जी, महाक्राइम OS AI। ये महाराष्ट्र पुलिस द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से लॉन्च किया गया एक AI प्लेटफॉर्म है जो साइबर अपराध से निपटने में मदद करेगा। और अंत में पोंडुरु खादी। हाँ, आंध्र प्रदेश की इस खादी को GI टैग मिला है। ये एक विशेष कीट प्रतिरोधी कपास से बनती है। तो आज हमने हिंद महासागर की भू राजनीति से लेकर मीथेन उत्सर्जन और लोक अदालत तक कई महत्वपूर्ण विषयों का विश्लेषण किया। ये सभी विषय दिखाते हैं कि भारत कैसे अपनी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय नीतियों को एक साथ साधने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। और आज की इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत एट 2047 के अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, वो अपनी आर्थिक आकांक्षाओं और अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे स्थापित करेगा? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या महासागर और गोवर्धन जैसी पहलें सिर्फ कुछ शुरुआती कदम हैं, या वे वाकई एक व्यापक एकीकृत राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा बन सकती हैं जो सतत विकास को हर नीति के केंद्र में रखती है? इस सवाल का जवाब ही शायद भारत का भविष्य तय करेगा।